हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स। ये ऐसा कॉन्सेप्ट होने वाला है नंबर्स के बारे में जो कि आपको लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और टीचिंग एग्जाम्स के बारे में बात कर लिया है तो इसमें आपको निश्चित है कि प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इससे आपको निश्चित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। हम लोग बहुत सारे नंबर्स के बारे में सीखने वाले हैं और उन्हें कैसे रिलेट करके आपको प्रश्न पूछा जाता है उन सब के बारे में सीखने वाले हैं। हम लोग रेशनल नंबर के बारे में सीखने वाले हैं, इरेशनल नंबर के बारे में सीखने वाले हैं, रियल नंबर के बारे में सीखने वाले हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में सीखने वाले हैं, इंटीजर्स के बारे में सीखने वाले हैं, कंपोजिट नंबर के बारे में सीखने वाले हैं, प्राइम नंबर के बारे में सीखने वाले हैं, ट्विन प्राइम नंबर के बारे में सीखने वाले हैं, को प्राइम नंबर के बारे में सीखने वाले हैं, इवन और जितने भी तरीके के आपको नंबर्स आज तक आप जानते होंगे, सुने होंगे, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग जानते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इन नंबर्स को आप कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग नंबर सिस्टम को बेसिक से सीखते हैं। नेचुरल नंबर से सीखते हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहेंगे, होल नंबर किसे कहेंगे, इंटीजर्स किसे कहेंगे। बहुत लोग तो जानते हैं, ये सभी बेसिक बातें हैं। नेचुरल नंबर किसे कहेंगे तो गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये एन टर्म तक कह लीजिए, अनंत टर्म तक कह लीजिए, ये क्या है, सभी के सभी नेचुरल नंबर है। उसी तरह से होल नंबर के बारे में बात कर लिया जाए कि होल नंबर किसे कहेंगे तो ये भी नेचुरल नंबर की ही तरह होता है, ठीक है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये भी आपको अनंत टर्म तक होंगे। लेकिन इसमें इसके साथ साथ जीरो आकर के जुड़ जाता है और ये आपको पूर्ण हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है, ये पूर्ण संख्या हो जाती है। अब जीरो साथ में जुड़ जाएगा तो अब दुनिया का चाहे कोई भी संख्या, चाहे पॉजिटिव नंबर, आप आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। बिना जीरो की संख्या क्या है, अधूरा है। जीरो नहीं है तो आप 10 नहीं बना सकते, 20 नहीं बना सकते, कोई भी संख्या आपको जीरो वाली नहीं बना सकने वाले हैं। तो इसलिए आपको जीरो जरूरी है और जब जीरो आपके पास हो जाता है तो वो संख्या होल नंबर हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं तो जो ये होल नंबर है ना, यही इंटीजर्स है। कैसे है इसको समझिए। जीरो से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत टर्म तक जाएगा। अनंत टर्म तक पॉजिटिव की ओर जाने वाला है संख्या। जैसे ये भी अनंत टर्म तक जाता था ना, ये आपको अनंत टर्म तक जाएगा। और इसके साथ साथ इसका जो निगेटिव होता है ये भी इसमें शामिल होता है। जैसे -1, -2, -3, -4, अर्थात माइनस में भी अनंत तक आपको यहाँ पर होने वाला है। अर्थात माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की जितनी भी आपको संख्या है, सभी की सभी आपको यहाँ पर इंटीजर्स कहलाती हैं। क्या कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं। 1, 2, 3 ये नेचुरल नंबर हो गया, उसमें जुड़ गया तो होल नंबर पूर्ण हो गया। और जब इसमें इसका निगेटिव भी आ गया तो वो पूर्णांक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि जीरो को क्या कहेंगे। तो जीरो को आप क्या कहेंगे, बात समझिए। जीरो को आप क्या कहेंगे, जीरो को आप कहेंगे नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर। बात समझिए, यहाँ पर जीरो क्या कहेंगे, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्योंकि ये न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है और ये क्या है, इंटीजर है। इसलिए हम लोग इसे जीरो क्या कहेंगे। कोई आपसे यदि पूछे कि जीरो क्या है तो आप कहिएगा जीरो इज ए नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। आगे और भी हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे मैटर पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे जो कि जानने काफ़ी जरूरी हैं। अब चलिए हम लोग अगली संख्या के बारे में सीखते हैं, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। लेकिन घबराइए नहीं, अभी बहुत सारे तरह के नंबर होने वाले हैं, बहुत सारे तरह के आपको प्रश्न आएंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम लोग बात करते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहेंगे तो वह संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख सके। p/q अर्थात अंश और हर के रूप में लिख सके, जहां p और q क्या हो, दोनों पूर्णांक हो। p भी पूर्णांक होगा और q भी पूर्णांक होगा। एक बात और भी आपको याद रखना है कि जो q है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। जो q है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या ये 4/3 एक परिमेय संख्या है। आप बताइएगा, क्या ये 7/-3 क्या एक परिमेय संख्या है। मैं आपसे पूछूं कि क्या 0/11 क्या एक परिमेय संख्या है। मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि यहाँ पर आपको 0 लिख देना, यहाँ पर लिख देते हैं 3 और बटा के आपको यहाँ पर 0 क्या ये परिमेय संख्या है। तो जो जानते हैं वो तो आसानी से बता सकते हैं कि इसमें से कौन परिमेय संख्या होने वाला है, कौन नहीं होने वाला है। परिमेय
परिमेय संख्या होने के लिए अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ अंश हर पूर्णांक है तो ये क्या होने वाला है, आपको परिमेय संख्या होने वाला है। यहाँ पर बात करें तो 7 भी पूर्णांक है, 3 भी आपको यहाँ पर पूर्णांक, -3 भी पूर्णांक है, तो ये भी आपको परिमेय संख्या होने वाला है। 0/11 के बारे में बात करें तो 0 भी क्या है, पूर्णांक है, और 11 भी पूर्णांक है, अर्थात ये भी क्या होने वाला है, परिमेय संख्या होने वाला है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो 3/0, ये 3 भी पूर्णांक है और 0 भी पूर्णांक है। क्या ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्यू का काम कर रहा है 0, और इसका जो हर है ना ये 0 आपको नहीं हो सकता। यदि इसका हर जो है 0 हो जाएगा तो जो ये टर्म है इसे आप डिटर्मिनेट नहीं कर सकते, तो ये आपको डिटर्मिनेट नहीं होगा, तो इसको क्या कहेंगे, अनडिफाइंड टर्म ये हो जाने वाला है। ये जो होने वाला है ना अनडिफाइंड आपको टर्म हो जाने वाला है, अनडिफाइंड, जिसे डिटर्मिनेट नहीं कर सकते, और इसे हम लोग इन्फिनिटी भी कहते हैं, इन्फिनिटी भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, इन्फिनिटी भी हम लोग कहते हैं। और ये कैसे इन्फिनिटी इसका आएगा इसके बारे में बात करें यदि, तो समय काफ़ी हो जाने वाला है और ये वीडियो आपको लंबा हो जाएगा। तो इतनी बात आपको जाननी है कि रेशनल नंबर किसे कहेंगे, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और जिसका अंश और हर जो है ना आपको पूर्णांक हो, और जो उसका हर है कभी भी 0 के बराबर ना हो, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हम लोग 16/4 कहें तो ये भी क्या होने वाला है, आपको p/q के रूप में लिख सकते हैं, कटा सकते हैं इसे, 1/4 अर्थात -4/1 आप इसे लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होने वाला है, आपको परिमेय संख्या के रूप में होने वाला है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, रेकरिंग डेसिमल क्या है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। तो हम लोग बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। तो ये 0.324 यदि हम लोग लिखें, या फिर हम लोग इस तरह से लिखें कि 0.47325, इस तरह से हम कोई संख्या लिखें तो उसे हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, बात समझिए। इस संख्या को आप टर्मिनेट कर सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में, इसलिए इसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर रेकरिंग डेसिमल। जैसे ये आपको 0.344 पर रेकरिंग हो गया, या फिर 0.725 पर रेकरिंग हो गया, या फिर 0.7732 और इस 2 पर आपको रेकरिंग हो गया, तो ये भी क्या कहलाने वाला है, ये आपको रेकरिंग डेसिमल होने वाला है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में यदि आप बात करें कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, तो समझिए, ये मान लीजिए कि 2.101 है, 001 है, 0001 है, ठीक है ना, 0001 है, और इसी तरह से ये संख्या अनंत तक बढ़ती रहे, तो ये क्या होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होने वाला है। बात समझिएगा, यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल सिस्टम जो कि हम लोग बदल सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में, उसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे, अर्थात टर्मिनेट कर सकते हैं। रेकरिंग डेसिमल, इसको भी आप टर्मिनेट कर सकते हैं p/q के रूप में। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, इसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, आपको यहाँ पर ये पता चला कि सभी टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल, जो भी आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल है, ये सभी क्या है, आपको परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल दोनों क्या होती हैं, आपको परिमेय संख्या होती है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, ये क्या होने वाला है, आपको अपरिमेय संख्या होने वाला है। आगे अब हम लोग बात करने वाले हैं अपरिमेय के बारे में। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई, अंत तक बने रहिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर। थोड़ा सा ये मिट गया है, ठीक है ना, इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो वह संख्या जिसे टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल में नहीं बदला जा सके, उसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या है। मैंने टर्मिनेटिंग के बारे में बताया, रेकरिंग के बारे में बताया। बात समझिए, जैसे मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर ये √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका आप वर्गमूल निकालिएगा तो अनंत तक आपको जाने वाला है, और नहीं इस पर रेकरिंग मिलने वाला है, नहीं कुछ मिलने वाला है। उसी तरह से हम बात करें कि √3, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसका भी आप वर्गमूल निकालिएगा तो उसी तरह से आपको होने वाला है। अब मैं बात करूं यहाँ पर पाई के बारे में, क्या पाई एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। इसका वैल्यू होता है 22/7, ठीक है ना, क्या ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। एक्सपोनेंशियल नंबर के बारे में बात करूं, क्या ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में बात करें, ठीक है ना। उसी तरह से यदि हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया था कि 3.101, 001, 001, इसी तरह से जब हम लोग अनंत क्रम तक लिखें तो क्या एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो बात समझिए कि परिमेय और अपरिमेय मतलब क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर √2, इसका आप मान नहीं निकाल सकते, अनंत क्रम तक लिखने वाला आने वाला है, इसलिए क्या ये होने वाला है, अपरिमेय संख्या होने वाला है। अर्थात न तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आने वाला है वैल्यू इसका, नहीं तो रेकरिंग डेसिमल में आने वाला है। और जो इरेशनल नंबर होता है वही होता है जो न टर्मिनेटिंग हो और नहीं रेकरिंग हो,
ठीक है ना, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग आपको डेसिमल में हो वो आपको इरेशनल नंबर कहलाता है। तो ये भी आपको इरेशनल नंबर हो जाने वाला है। पाई के बारे में बात करें, पाई क्या है, 22/7 क्या है, तो 22/7 आप देखने से आपको लग रहा है कि ये p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। तो ये क्या होने वाला है, अंश और हर के रूप में है और दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये क्या होने वाला है, एक परिमेय संख्या होने वाला है। लेकिन यहीं पर यदि मैं इस पाई के बारे में बात करूं, ये पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो जो पाई है ना, ये तो सिंबल मात्र है, जो पाई है एक सिंबल मात्र है और इसका मान आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसके मान के बारे में हम बात यदि करें ना, जो इसका मान है आपको 6 ट्रिलियन डिजिट तक निकाला गया है, 6 ट्रिलियन डिजिट तक निकाला गया है सुपर कंप्यूटर की मदद से और 200 कुछ दिनों की मदद से यहां पर निकाला गया है, एक दिनों में भी नहीं निकाला गया। 6 ट्रिलियन डिजिट कम नहीं होते और वो भी उसका एग्जैक्ट मान नहीं है, उसके आगे भी उसका मान निकाला जा सकता है। तो बात आप समझे कि पाई के बारे में। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल नंबर भी होता है, ये भी आपको इंडिटर्मिनेट टर्म तक आपको होता है, इंडिटर्मिनेट करने का सॉरी यहाँ पर अनंत टर्म तक भी इसका मान होता है। जैसे इसका मान है इसी तरह से इस एक्सपोनेंशियल नंबर का भी मान होता है। तो ये भी क्या होने वाला है, ये भी एक अपरिमेय संख्या होने वाला है। अब जैसे ये आपको संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि ये अनंत टर्म तक चला जा रहा है। उसी तरह से अब हम लोग बात कर लें कि इस कैलकुलेशन से आपको कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा कि अपरिमेय परिमेय संख्या का योग और अंतर हमेशा क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या का योग और अंतर के बारे में बात करना, तो हमेशा आपको एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होने वाली है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होने वाली है। बात समझिएगा। यदि हम यहीं पर इसका गुणा और भाग के बारे में बात कर लें तो बात समझिएगा, यहाँ पर अपरिमेय के बारे में बात कर रहा है तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और हम यहीं पर यदि जीरो के बारे में बात कर लें कि ये 0/1 क्या होने वाला है, परिमेय संख्या होने वाला है। इनका आपस में हम यदि गुणा कराते हैं तो क्या मिलने वाला है, आपको 0 मिलने वाला है, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो गुणा की स्थिति में ये फॉलो नहीं करने वाला है। उसी तरह से भाग के बारे में बात करें तो ये क्या है, 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है और इसमें यदि हम भाग दे दें √3 से, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, और इनका यदि आप भाग करते हैं तो 0 में चाहे किसी से भाग देंगे आएगा 0, और 0 क्या होने वाला है, आपको एक परिमेय संख्या होने वाला है। तो इसलिए गुणा और भाग की स्थिति में ये फॉलो नहीं करने वाला है। लेकिन अपरिमेय और परिमेय संख्या का योग और अंतर के बारे में बात करें तो हमेशा क्या होने वाला है, हमेशा यहाँ पर क्या होने वाला है, एक अपरिमेय संख्या ही आने वाला है। जैसे हम बात करें कि यहाँ पर √2 हो गया और इसमें हम 2 जोड़ दिए तो ये भी क्या होने वाला है, एक अपरिमेय संख्या ही होने वाला है। उसी तरह से हम लोग बात करें कि 7 हो जाए और -√3 इसमें से हम लोग घटा देंगे तो जो भी आएगा ये भी एक अपरिमेय संख्या ही आने वाली है। क्या कोई कंफ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूं कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब उसी तरह से आगे हम लोग बात कर लेते हैं दो अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणा और भाग। बात समझिए, यहां पर परिमेय और अपरिमेय था ना, अब यहां पर सिर्फ अपरिमेय है। तो दो अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणा और भाग क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, ठीक है ना, अपरिमेय दोनों आपको हो सकता है। कैसे हो सकता है, दो संख्याओं का, मान लीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या √3 है और इसी से अंतर करा दिए हम लोग √3 से, तो ये भी क्या है, √3, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। रिजल्ट क्या आया, 0, जो कि एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय भी हो गया। उसी तरह से यदि हम बात करें कि ये √2 है और -√3 है, इनका अंतर करा दिए तो ये क्या आने वाला है, एक अपरिमेय आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, एक अपरिमेय आने वाला। अब यहाँ पे ये परिमेय नहीं आएगा, अपरिमेय आएगा। क्या कोई तकलीफ? उसी तरह से भाग की स्थिति के बारे में बात करें तो √2 है, इसमें हम √2 से भाग दे दिए, ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है, और भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा 1, जो कि होने वाला है क्या, परिमेय। उसी तरह से हम लोग इसका गुणा भी करा सकते हैं। क्या कोई कंफ्यूजन है? मान लीजिए √3 है और इसमें √3 से गुणा करा दिए तो रिजल्ट क्या आएगा, 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। अर्थात दो अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणा और भाग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, लेकिन एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का योग और अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। इतनी कॉन्सेप्ट आपको पता चल गई। अब आगे चलिए, अब चलिए हम लोग अगला नंबर, रियल नंबर के बारे में जान लेते हैं। तो दुनिया में दो ही तरह के नंबर होते हैं, या तो वास्तविक होगा और नहीं तो काल्पनिक होगा। बात समझिएगा, यहाँ पर या तो वो नंबर
वास्तविक होगा, नहीं तो काल्पनिक होगा। इस वास्तविक नंबर के दो बेटे होते हैं, एक परिमेय होता है और एक अपरिमेय होता है। अर्थात वो संख्या या तो परिमेय हो सकती है या फिर अपरिमेय हो सकती है। और जब दोनों परिमेय और अपरिमेय को मिला दिया जाता है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो रियल नंबर है ना, ये सभी नंबर्स का फादर है, अर्थात फादर ऑफ नंबर्स कह सकते हैं इसे, ठीक है ना। इस काल्पनिक के बारे में हम अभी बात नहीं करते हैं। ये दो ही तरह के नंबर हैं, एक रियल नंबर जो कि आज तक आपने पढ़ा है और एक काल्पनिक नंबर जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहां पर ये फादर वह संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों हो, उसे हम लोग कहेंगे रियल नंबर। क्या कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको रियल नंबर क्या होने वाले हैं, जीरो के बारे में बात करें, क्या जीरो रियल नंबर है? तो हाँ भाई है रियल नंबर। पाई के बारे में बात करें, ये क्या रियल नंबर है? तो हाँ है। एक्सपोनेंशियल नंबर के बारे में बात करें, ये भी रियल नंबर है। -1/2 ये भी रियल नंबर। जितने तरह के नंबर आप सोच सकते हैं, ये सभी के सभी आपको यहाँ पर रियल नंबर है। क्या कोई कंफ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको अब समझ में आ गई। चाहे कोई भी नंबर के बारे में आप बात कर लें, वो सभी के सभी अब आपको रियल नंबर होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर के। इमेजिनरी नंबर के, ये रियल नंबर में ही आपको सभी के सभी नंबर आ जाएंगे। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, जितने तरीके के नंबर हैं सभी रियल नंबर में आ जाएंगे। अब इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग बात करें तो इमेजिनरी नंबर किसे कहेंगे? काल्पनिक संख्या। एक कल्पना मात्र आप लोगों के लिए संख्या है, इसका आगे यूज होता है, लेकिन यहाँ पर एक कल्पना मात्र ही है। यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो ये इमेजिनरी नंबर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर निगेटिव कैसे हो सकता है, ये इमेजिन करने लायक ही बात है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो आयोटा का वैल्यू आने वाला है, क्या आने वाला है? √(-1) हो जाने वाला है ना। क्या कोई संख्या इस तरह से रूट के अंदर आपने कभी देखी थी माइनस में? नहीं देखी थी। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई। अब आगे हम लोग बात करेंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, नहीं जानते हैं तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या जिसे हम लोग कहेंगे, उसका ये पार्ट है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपको 11th से आपको पढ़ना है। तो इसके बारे में बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z = x + iy, अर्थात ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z हो तो x + iy होता है। और जहाँ जो x होता है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इसे रियल पार्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये रियल पार्ट होता है। और जो आपको यहाँ पर iy वाला ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसमें आयोटा लगा होता है, ठीक है। इमेजिनरी आपको पार्ट ही होता है। तो इतनी बात आपको जाननी नहीं है, लेकिन मैंने आपको जानने के लिए समझा दिया। अब बात हम लोग कर लेते हैं इवन नंबर के बारे में कि इवन नंबर किसे कहेंगे, ऑड नंबर किसे कहेंगे। इवन नंबर, सम संख्या, वो संख्या जो 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये अनंत क्रम तक आपको होने वाली है, ये आपको इवन नंबर है। तो इसके साथ साथ इसका जो निगेटिव है वो भी आपको होने वाला है, ये सभी इवन नंबर ही कहलाएंगे। +-4, +-6, +-8, ये सभी क्या कहलाएंगे? आपको इवन नंबर कहलाएंगे। अब साथ साथ एक भी बात आप ध्यान दीजिए, ये जो 0 है ना, ये भी आपको इवन नंबर ही होने वाला है, क्योंकि इसकी परिभाषा ये कहती है कि जो संख्या 2 से पूरा का पूरा कट जाए वो इवन नंबर कहलाता है। तो क्या 0 नहीं 2 से कटने वाला है? कटने वाला है। तो 0 भी क्या है? एक इवन नंबर ही है। अब आगे हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर के बारे में। तो वो संख्या जो 2 से न कटे, तो वो संख्या कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी के सभी क्या है? ऑड नंबर है। और इनका निगेटिव भी क्या होने वाला है? ऑड ही कहलाने वाला है। इसलिए +-1, +-3, +-5, +-7 इस तरह से आपको लिखना है। तो ये ऑड नंबर के बारे में आपने सीखा और इवन नंबर के बारे में सीखा। अब चलिए आगे सीखते हैं। अब चलिए कंपोजिट नंबर के बारे में जानते हैं। कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो वह धनात्मक संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर कम से कम एक और संख्या से विभाज्य हो, वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। तो मैं बात करूं 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, ये बताइए कि इसमें से कौन सी कंपोजिट नंबर है? ये अनंत क्रम तक आपको जाने वाले हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसके अलावा कम से कम एक और से कटे, तो ऐसी कौन सी संख्या दिख रही है? क्या इनमें से ये दिख रहा है? ये तो सिर्फ आपको, ये तो 1 ही से कटेगा, ये 1 और 2, ये 1 और 3 से कटेगा। तो आपको शुरू कहाँ से होता है? यहाँ 4 से शुरू होने वाला है। 4 है जो कि 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, उसके अलावा 2 से भी कटेगा। 6 के बारे में बात करिएगा तो ये भी आपको किससे कटने वाला है? 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 1 से कटेगा, अर्थात यहाँ से आपको शुरू होने वाली है। तो ये संख्या क्या होगी? 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा,
9 होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको संख्याएं बढ़ेंगी, 10 होगा, 12 होगा और अनंत टर्म तक ये आपको होने वाली है कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्याएं होने वाली हैं। तो आपने भाज्य के बारे में भी समझा। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब चलिए हम लोग प्राइम नंबर के बारे में जान लेते हैं। भाज्य के बारे में तो आपने जान ही लिया, अब अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो वह धनात्मक संख्या जो केवल 2 संख्याओं से विभाज्य हो अर्थात 1 से विभाज्य हो और स्वयं से विभाज्य हो, वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। कैसे? जैसे मान लिया जाए कि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना, 5 है, 7 है, 11 है, ये सभी के सभी आपको प्राइम नंबर हैं, ये सभी के सभी प्राइम नंबर हैं और अनंत टर्म तक। अब मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कि क्या ये एक प्राइम नंबर है? बात समझिएगा, यहाँ पर मैंने तो आपको कह दिया है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो आप बताइए कि क्या ये एक आपको प्राइम नंबर है? आप क्या कह पाएंगे कि क्या ये एक प्राइम नंबर है? तो बात समझिए, ये एक किससे कटेगा? 1 से, केवल और केवल 1 से कटेगा। लेकिन जो आपको प्राइम नंबर होता है ना, वो आपको केवल 2 संख्याओं से कटता है। एक या तो 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं से कटेगा। एक तो सिर्फ एक ही से कट रहा है ना, सिर्फ एक ही संख्या से कट रहा है, इसलिए ये क्या होने वाला है? ये आपको प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। इसके अलावा ये किसी और संख्या से नहीं कटने वाला है। तो जो संख्या 1 से कटे और स्वयं खुद से कटे, वो आपको प्राइम नंबर कहलाती है। अब आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि केवल 2 ही एक संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे बात किया जाए कि केवल 2 ही एक संख्या है, ये कैसी संख्या है जो कि एक अभाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे कि केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी है। आगे आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, बात समझिएगा, यहाँ पर 2 सबसे छोटी संख्या है, 2 सबसे छोटी संख्या है। तो 2 सबसे छोटी क्या संख्या है? कैसी संख्या है? तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ये 2 है जो कि सबसे छोटी है। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। आगे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 सबसे छोटी संख्या है। 3 सबसे छोटी क्या है? 3 सबसे छोटी क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। बात समझिएगा, यहाँ पर विषम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। विषम अभाज्य संख्या जो 3 है ना, ये विषम अभाज्य संख्या है। ये भी आपको अभाज्य संख्या है, लेकिन आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 3 है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये तो आपको होगी ही नहीं। तो अभाज्य संख्या क्या है? 2 से आपको शुरू होने वाली है, ये आपको तो होगा नहीं। तो यहीं से तो आपको अभाज्य संख्याएं शुरू हैं। इसमें सबसे छोटी क्या होने वाली है? 3 होने वाली है। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 4 सबसे छोटी संख्या है। तो 4 सबसे छोटी क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है। 4 के बाद ही आपको भाज्य संख्या शुरू होती है। 4 6 8 10 इस तरह से 9, ठीक है। अब आगे आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप बताइए कि 1 से लेकर के 100 तक की कुल गिनती में कितने अभाज्य संख्याएं होंगी। इसके बारे में आपसे बार बार प्रश्न पूछा गया है। आप बताइए कि कितने आपको अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप बताइएगा कि यदि 1 से लेकर के 100 तक टोटल के बारे में बात करें तो ये आपको टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहीं पर आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 50 तक में बताइए कि कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसके बारे में आप बताइएगा कि ये आपको 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यदि आपसे ये पूछे कि 50 से लेकर के 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसके बारे में बताइएगा कि 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। इन्हें आप याद रख लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अब चलिए, मैं आशा करता हूं कि ये सभी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से क्लास समझ में आ रहा है। थोड़ा सा फास्ट में कर रहा हूं ताकि ये वीडियो छोटा से छोटा हो सके। अब चलिए हम लोग ट्विन प्राइम और को प्राइम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी आपको बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्विन प्राइम अर्थात जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है 2 अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनका अंतर 2 हो। 2 अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। 2 क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 2 और 3 ये दोनों क्या है? आपको अभाज्य संख्या है, लेकिन इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये आपको ट्विन प्राइम नहीं होंगे। यहाँ पर 3 5 के बारे में बात किया जाए, 5 7 के बारे में बात किया जाए, 11 13 के बारे में बात किया जाए, तो ये सभी के सभी क्या है? आपको अभाज्य संख्याएं हैं और हर जगह इनका अंतर आपको 2 आने वाला है। अर्थात 2 अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनका अंतर 2 है वो क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम कहलाएंगे। और इनकी कुल संख्या है 1 से लेकर के 100 तक में 8 संख्या है। इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप कहिएगा 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और उससे आपसे पहले कह देगा कि 50 तक आप बताइए, तो उससे आपको 50 तक कितने होने वाले हैं? 6 होने वाले हैं, क्योंकि 59 और 61 ही 50 के बाद 59 61 और 71 73 ही 50 के बाद आपको मिलने वाली है। उसके बाद आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात कर दिया जाए, यहाँ पर
को प्राइम के बारे में आपसे पूछा जाता है कि को प्राइम रिलेटिवली प्राइम किसे कहा जाता है, जिसे सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो इसके लिए आप याद रखिए कि दो प्राकृत संख्याओं का युग्म जिनका HCF 1 हो, जिनका क्या हो, HCF 1 हो। जैसे प्राकृत संख्याएं आपका यहाँ पर 4 हो गया और 7 हो गया, इनके HCF के बारे में बात करें, जो इनका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, 1 होगा, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपको को प्राइम कहलाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर 11 और 17 के बारे में बात कर लिया जाए तो इनका भी HCF क्या होगा, 1 होगा, इनका भी HCF आपको कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। तो ये भी क्या होंगे, आपको यहाँ पर को प्राइम कहलाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गए नंबर से रिलेटेड, जिससे कि आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस तरह से इस चैनल बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो।